जय प्रेम। नमस्कार किसान भाइयों। मेरी 6 वर्षों से जैविक खेती का अनुभव शेयर करते हैं। आज से 6 वर्ष पहले मैंने जैविक खेती शुरू की। वो सिर्फ अज्ञान तरीके से। उसके बाद आज से 4 साल पहले मैं आत्मा योजना से जुड़ा। हमारे कृषि विभाग की टीम जिसने मुझे जोड़ा, उससे मुझे बहुत संबल मिला। और जो फसल को पोषक तत्व चाहिए वो सब पोषक तत्व बाजार से नहीं लाकर और घर पर ही तैयार करने शुरू किए। जैसे फसल को मुख्य तत्वों में होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और गौण तत्व में मैग्नीशियम, कैल्शियम और सूक्ष्म तत्व में होते हैं लोहा, कॉपर, तांबा, बोरॉन इत्यादि। इन पोषक तत्वों से डालने से फसल उस केमिकल खाद और पेस्टिसाइड की अपेक्षा बम्पर उत्पादन हुआ। तो अब देखते हैं इसकी बनाने की विधि क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये प्रोम खाद, जो हमारे आसपास मौजूद वनस्पतियों जो इन पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जैसे शीशम की पत्तियों में फास्फोरस की मात्रा, बील की पत्तियों में पोटास की मात्रा। जैसे ये पत्तियां, इनको कंपोज करके और ये प्रोम खाद तैयार हो गई। इस प्रोम खाद को भूमि में डालने पर नमी ज़्यादा रहेगी, पानी सोखने की क्षमता भूमि में अधिक होगी और फसल को जो भी पोषक तत्व चाहिए वो सब मिलेंगे। जैसे उसके बाद ये जैव उर्वरक यानी हमारे जंतुओं से और वनस्पति से प्राप्त तत्वों को जैव उर्वरक कहा जाता है। तो इसमें ह्यूमिक एसिड, जेब्रिक एसिड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम। इसमें गोबर के उपले, गुड़, पुराना सड़ा गला गुड़, और आदि ये वनस्पति से प्राप्त पोषक तत्वों से भरपूर, जैसे मान ली ह्यूमिक एसिड, ये सब मिलकर हर फसल के सेल्स को डबल करते हैं। यानी तना हो, जड़ हो, पत्तियां हो, फ्लोरिंग हो, फ्रूट्स हो या दाना हो। तो इसमें फसल की अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी फ्लोरिंग होगी और किसी प्रकार का हम एक बार, ये सिर्फ ड्रम का खर्चा है, बाकी हमारे आसपास पोषक तत्व मिल जाएंगे। और एक बार इतना खर्चा करने के बाद हमें वो जो हज़ारों रुपए हम प्रति बीघा 10,000 रुपये पेस्टिसाइड और केमिकल खाद में खर्च करते हैं, वो कभी जीवन भर में खर्च नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार इतना पैसा खर्च करना। अब रही बात
फसलों में कीट व्याधि भी हो सकती है। उस रासायनिक फसल की अपेक्षा फसलों में कम होती है, लेकिन होती है अवश्य। तो उसके लिए कीटनाशक भी तैयार किया है। जैसे ये कीटनाशक है, इसमें नीम की निम्बोली, नीम की पत्तियाँ, आक, धतूरा, लहसुन, मिर्च, करंज की पत्तियाँ आदि डालकर ये कीटनाशक तैयार किया है। इससे कीट अपंग होंगे और कीट आने का कारण है कीटों को मनपसंद भोजन मिलना। जैसे कहीं पर हम घी, तेल आदि चिकनाई होती है तो वहाँ पर चींटियाँ आ जाती है। उसी प्रकार कीट को मनपसंद भोजन मिलेगा तो वो वहाँ पर आएगा, और उसके मनपसंद नहीं होगा तो वो भ्रमित होकर वहाँ से चला जाएगा। तो इसके लिए ये कीटनाशक है। और ये है डीकम्पोजर, पास में आके इसको दिखाएं। ये है डीकम्पोजर। इसमें क्या सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो इसको बनाने में एक बाजार में मिलती है 20 रुपए की छोटी सी शीशी। इसमें पुराना सड़ा गड़ा गुड़ और नीम की खली या सरसों की खली 5 किलो, वो खली 2 किलो सड़ा गला गुड़, और किसी पीपल, बरगद या खेजड़ी की जड़ की मिट्टी, और अगर दिम्ब की बाम्बी की मिले तो सबसे बढ़िया होगी। और इसमें लगभग आधा किलो बेसन डालकर इसको सिर्फ वो 20 रुपये एक बार खर्च करना है, फिर ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जीवाणु इसमें बढ़ते रहेंगे। और इसको किसी भी, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके या पेड़ों की पत्तियां, उन सभी पर डालकर इसको हम कंपोज कर सकते हैं। जैसे कंपोज की हुई खाद अभी देखते हैं। आइए इधर, ये इसे कंपोज कर बनाई हुई खाद है। ये देखो, ये पत्तियों को कंपोज करके बनाई हुई खाद है। इससे भूमि नरम रहेगी और नमी की मात्रा नहीं खोएगी। ये जैसे ये बैग्स है, ये सभी इसी खाद से भरे हुए हैं। उसके बाद देखते हैं, ये है पंचगव्य मटका खाद। इसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, घी, दूध और दही, इनको 7 दिन इसको बंद करके रखेंगे। फिर इसको हम, इन सभी को हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पर्ण स्प्रे भी कर सकते हैं। मिट्टी में डालेंगे तो हमारी सॉइल में मित्र कीटों की वृद्धि होगी, और इनके स्प्रे का परिणाम अभी देखते हैं फलदार वृक्षों में। जैसे ये मौसमी के किन्नू के पेड़ हैं, इन पेड़ों ने इस बार क्लाइमेट उपयुक्त नहीं रहा। 3 बार ओलावृष्टि की मार सह चुके ये पेड़। फिर भी इस डीकम्पोजर और इस जैव खाद को डालने से इसके बड़ी गजब की फ्लोरिंग आई। अगर उतनी सारी फ्लोरिंग इस पौधे पे रह जाती तो ये पौधा किसी हालत में बच नहीं सकता, ये टूट जाता। उधर देखिए, फिर भी
इतनी प्राकृतिक आपदाएं झेलने के बाद भी आज इस पौधे के ये फ्रूटिंग है। देखिए, सोचो अगर सारी फ्लोरिंग रहकर ये फ्रूट में तब्दील होते तो इस पौधे का क्या हाल होता। ये पौधा टूट भी सकता था। और अब इन्हीं खादों का प्रयोग हम अन्य पौधों पर और फिर फसल में देखते हैं। तो मेरी शुरुआत में 2 साल जहर युक्त खेती को इस जैविक खेती में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत मुझे लॉस भी सहना पड़ा। लेकिन अब मेरी इस कृषि विभाग की टीम के सहयोग से आज हर फसल बम्पर हो रही है। यह देखिए अनार के पौधों की फ्लोरिंग, यह अनार के पौधे की फ्लोरिंग। इस फ्लोरिंग की देन भी वही जैव उर्वरक और वो जैविक रासायनिक घोल और पेस्टिसाइड है। अब चलते हैं, देखते हैं फसल में। इसको किसी भी फसल में किसी भी रूप में डाल सकते हैं। और इसकी एक खासियत ये है कि ये अगर ज़्यादा भी डाल दिया गया तो पौधे को जितनी आवश्यकता होगी उतना ले लेगा, बाकी वो सॉइल में छोड़ देगा। फसल के अवशेष अगर खेत में है उसको भी ये कंपोज करेगा। फसल के अवशेष खेत में उसे हमारी सॉइल में कार्बन की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। और कार्बन की मात्रा की बढ़ोतरी होने से पौधे को सभी आवश्यक तत्वें उपलब्ध होते रहेंगे। पालतू पशुओं से भी हमें गोबर की खाद मिलती है, उसको भी अगर कंपोज करके डालें तो उससे हमें 2-3 गुना अधिक फायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सभी उपलब्ध होते हैं। उसके उपरांत भी अगर हमारी फसल में कमी रहे कुछ न्यूट्रिएंट्स की, तो प्रकृति हमारे ऊपर इतनी मेहरबान है कि सब कुछ हमें फ्री में दे रखा है। कोई जिसका प्रकृति हमसे पैसा नहीं वसूलती, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करके और रासायनिक जहर खरीदते हैं। अब देखो ये मूंगफली की फसल है। इस खेत में कंटिन्यू 6 वर्षों से कोई केमिकल पेस्टिसाइड व रासायनिक खाद नहीं डाली गई है। और कोई जी चाहे जितना डालकर भी अगर ऐसी फसल कर दे तो मैं चैलेंज करता हूँ, कुछ भी डाल लो डाल। आज से 50 साल पहले हम जहर का नाम नहीं जानते थे, तब यही मूंगफली 12 क्विंटल बीघे होती थी। और आज सभी के डाउन होते 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 4-5 क्विंटल पर आ गई। और आज से 50 साल पहले हम उन बीमारियों का नाम नहीं सुनते थे, जैसे कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट आदि अनेकों बीमारियां हैं जिनको हम जानते तक नहीं थे। वो सब इसी की देन है। आज हम अधिक लालच में इस जहर को डालकर हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? सिर्फ नोट। कितना भी बेच लें, चाहे अनाज बेच लें, चाहे सब्जी बेच लें, चाहे दूध बेच लें, चाहे फ्रूट बेच लें, हिसाब करवाते टाइम हम यही बोलेंगे, भाई पैसे दे, डॉक्टर के पास जाना है दवाई लेने। दवाई क्या है? जहर ही है। जब जहर बोया है तो जहर ही खाने को मिलेगा। और ये यहीं तक नहीं कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मानव को तो पोषण युक्त संतुलित आहार नहीं मिल रहा है।
लेकिन हमारी प्रकृति के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। जैसे आज हमने कोई घातक रसायन का स्प्रे किया और उसका स्प्रे करने का किसी को पता भी नहीं है। मैं कहता हूँ 95% लोगों को पता नहीं है। इल्लियाँ और इंडे कब निकलते हैं वो हमें पता नहीं। वो सूर्योदय से पहले या शाम के समय निकलते हैं और हम स्प्रे जहर की जब जी चाहे तब करने। वो पत्तों के पीछे छुपे बैठे हैं, ऊपर से हम स्प्रे कर रहे हैं, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बिना मतलब हम आर्थिक बोझ झेल रहे हैं। फिर न हमने सॉइल की जांच करवाई, न हमने पानी की जांच करवाई। हमें पता नहीं कि हमारी सॉइल में किस पोषक तत्वों की कमी है। हमें गाइड करने वाले कौन है? वो जो खेती के बारे में ABCD तक नहीं जानते। उन्हें किसी मूंगफली आदि का पौधा ले जाकर पूछ लो तो वो कहेंगे हमें तो पता नहीं है किसका पौधा है। वो हमें गाइड कर रहे हैं, उनको हम उनके गाइड में हम वो जो बोलते हैं वो डाल रहे हैं। है बहुत अंधेरा, सूरज निकलना चाहिए। कितना जहर डाल दिया हमने। और रही बात कीट, तो कीटों को भ्रमित करो। जैसे इस फसल में भी दीमक का प्रकोप हुआ, तो मैंने दीमक के लिए मनपसंद भोजन सफेदे की बल्लियों को डाल दिया और उन बल्लियों पर इतनी एकत्रित हो गई दीमक जिसका मैं भी उससे अचंभित हूँ। और दीमक एक ऐसा जीव है जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। चाहे आप कितना ही एमिडा क्लोरोफॉस 15 दिन तक लगातार खेत में डालते रहो, वो खतरा महसूस होते ही ज़मीन की गहराई में चली जाएगी और खतरा टलने पर वापस आकर वही काम करने लग जाएगी, वही नुकसान करेगी। तो इसको भ्रमित करो, न कि इसको जहर डालो। जहर डालने से ज़मीन बंजर हो रही है। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद।